हेलो एंड गुड इवनिंग। तो सबका वेलकम। शुरू करते हैं हम लोग आगे। प्रोटोजोआ की कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन को हमने सुना, पढ़ा और समझा था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम क्योंकि टीजीटी पीजीटी के कोर्स में भी है, इवन हमारे बीएससी के कोर्सेज में भी है। चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं फिर बिना किसी देर के। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो सबसे ज़्यादा हमारी स्पीसीज यूज़ होती है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वैसे तो हम पूरे पैरामीशियम को कवर करेंगे, बट कॉर्डेटम के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इस पे भी हमारा फोकस रहेगा। नॉर्मली क्वेश्चन पैरामीशियम और कॉर्डेटम के आसपास से रहते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। शुरू करें। मैं रविकांत आप सबका स्वागत करता हूँ। पैरामीशियम कॉर्डेटम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसकी लाइफ हिस्ट्री और इसके बारे में जितनी भी ज़्यादा डिटेल्स हो सकती हैं हम लेंगे, जो कि हमें पीजीटी, टीजीटी, बीएससी, एमएससी और आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में हेल्प करे। सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ ही होगा, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा, ऑर्डर या सब ऑर्डर कह लीजिए। पहले ऑर्डर के बाद एक सब ऑर्डर भी है, सब ऑर्डर यहाँ पे पैनिकुलिना, देन जीनस पैरामीशियम एंड स्पीसीज कॉर्डेटम। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। तो एक खूबसूरत सा पैरामीशियम आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा और उसके अंदर के बढ़िया आर्टिस्टिक वे में आपको बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पैरामीशियम का कल्चर कैसे करते हैं और कौन कौन से केमिकल्स नॉर्मली यूज़ होते हैं, या वो जो केमिकल यूज़ होते हैं उस पे से तो नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि उन केमिकल का जो कॉम्पोजिशन होता है उसको किस मीडियम के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे बन जाता है। जहाँ भी किसी को दिक्कत होगा बिल्कुल आप फ्री हैं, पूछ सकते हैं। पैरामीशियम इज इजीली ग्रोन इन अ वाइड माउथेड जार। बहुत आसानी से इसको ग्रो करा सकते हैं। ग्लास से कवर कर दीजिए। 3 क्वार्टर फिल्ड विद बॉइल्ड पॉन्ड वाटर, या इसमें क्या होगा, चाल्केज मीडियम होगा। अब चाल्केज मीडियम में क्या, NaCl 80 mg, NaHCO3 4 mg, KCl 4 mg, CaCl2 4 mg, CaH4 डॉट PO4 डॉट 2H2O कितना होगा ये 1.6 mg, और इसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिला देंगे तो इसको बोलेंगे हम चाल्केज मीडियम। तो आपके कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस मीडियम का नाम क्या है जिसको कि हम नॉर्मली कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, पैरामीशियम कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। एंड विद 7 to 12 ड्रॉप्स ऑफ स्किम मिल्क एडेड वीकली। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पैरामीटर देखने को मिल जाती है। द जार आर केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट लाइट टू अलाउ बैक्टीरिया टू फ्लरिश विद सर्व एज फूड फॉर मल्टीप्लाइंग पैरामीशियम। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। उस मीडियम में ग्रोथ होगी खूब बढ़िया जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते में तो बहुत बढ़िया दिखना शुरू हो जाता है और ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब माइक्रोस्कोप में जैसे आप देखोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, वाह इतनी अच्छी ग्रोथ होती है पैरामीशियम की। तो आंसर है यस, इतनी अच्छी ग्रोथ होती है पैरामीशियम की। बस कंडीशंस बिल्कुल साफ सुथरे और सही होने चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। जनरल बॉडी सरफेस की बात जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ से जनरल बॉडी सरफेस से ही आपके क्वेश्चंस बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो ये एक कलरफुल डायग्राम है। वैसे मैं ब्लैक एंड वाइट डायग्राम्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत साफ सुथरी होती हैं, बट दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड। ओके, सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर एसेंशियली प्रेजेंट इन पैरामीशियम। ठीक है, और वो दोनों तरफ हो सकते हैं, एंटीरियर एज वेल एज पोस्टीरियर, दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकते हैं, यू कैन सी। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना, यानी ऑस्मो रेगुलेशन करते रहना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बगल में कुछ आपको
स्मॉल नेल्स भी दिख रहे होंगे ना राउंड स्ट्रक्चर्स के अगल बगल. सो दीज आर व्हाट रेडिएटिंग कैनाल्स, है ना. रेडिएटिंग कैनाल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को भी ये इकट्ठा करते रहते हैं. और एक अंदर से एक छोटा सा सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है. मतलब जस्ट इमेजिन करिए, यू जस्ट इमेजिन कि ये क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. उसके बावजूद इसने सेल के अंदर ही कितनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डेवलप करके रखा है. यानी एवोल्यूशन का एक बहुत अच्छा लेवल गेन हो चुका है ना. ये बहुत क्या बोलते हैं, धीरे धीरे एडवांसमेंट की ओर जाएंगे. प्रोटोजोआ से पोरीफेरा अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्टडी करने के लिए, इसीलिए पैरामीशियम आपके एग्जामिनेशन में सिलेबस में है भी, है ना. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसमें रेगुलेशन करेंगे. रेडिएटिंग कैनाल्स इस रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं. इसके बाद पैरामीशियम की बात कर लें तो पैरामीशियम कॉर्डेटम हो गया, या पैरामीशियम के नॉर्मल जो स्पीसीज है, यहाँ दो तरह के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं. एक बड़ा होता है जो रफली किडनी शेप या बीन शेप का होता है, इसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं. और दूसरा वाला जो होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है, चुन्नू मुन्नू होता है, सो माइक्रो न्यूक्लियस. अब आप सोच रहे होंगे कि दो दो न्यूक्लियस का क्या करेंगे भाई. कोई बात नहीं, याद कर लीजिए कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है जनरेशन के लिए आगे इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है. ऐसा नहीं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा और उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन करेगा, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये मैक्रो न्यूक्लियस क्या करेगा, जब तक कि ये सेल जिंदा सर्वाइव कर रही है तो कहते हैं. तो जो नॉर्मल मेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है. यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने का काम माइक्रो न्यूक्लियस का है. किसका, माइक्रो, किसका बेटा, माइक्रो. नोट कर लीजिए, माइक्रो न्यूक्लियस का. मैक्रो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो भी सेल की सिर्फ सिंगल लाइफ तक. एम आई क्लियर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन यहाँ पे एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसकी माउथ लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ओरल ग्रूव या वेस्टिबुलम. अब ये जो ओरल ग्रूव होता है, ये नीचे जहाँ पे आके ये यहाँ पे वेसिकल बनाता है, फूड, इसके थ्रू फूड एंटर करते हैं. मतलब सोचिए कितना बड़ा है, एक छोटा सा सेल, इसने कितना बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अपने अंदर डेवलप कर रखा है. माउथ भी है, एनस भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इसने डेवलप कर रखा है. इसीलिए इसकी स्टडी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बकल अपर्चर ये अंदर की ओर आते हैं. फिर यहाँ पे साइटोस्टोम बनता है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे देख रहे हैं आप, साइटोस्टोम, सेल माउथ. दिस इज कॉल्ड सेल माउथ, यानी इस सेल के लिए ये माउथ के जैसे काम करेगा, साइटोस्टोम. और यहाँ पे फूड वेसिकल्स बनेंगे, फूड वैक्यूल्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है. और इस फूड वैक्यूल के अंदर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे. फाइनली जब ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पे डाइजेस्ट होने का भी तरीका बड़ा गजब का है, स्पेशल फिनोमेना होती है, उसका नाम कई बार तो वही पूछ लेता है कंपटीशन में कि भैया ये जो स्पेशल फिनोमेना है ये मिलती कहाँ है, हाँ, ये समझ में आ रहा. तो ये जो स्पेशल फूड वैक्यूल्स हैं, दीज स्पेशल फूड वैक्यूल्स, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट हियर. और जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है भाई, एसिमिलेशन होता है, यूज होता है, यूज हो गया. यूज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी अब जिसका कोई काम है ही नहीं, उसको बॉडी के बाहर निकालना है, एक्सोसाइटोसिस करिए या जो भी करिए, बाहर निकालना है. तो यहाँ बाहर निकालने के लिए भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज कॉल्ड एनल पोर. दिस इज कॉल्ड एनल पोर. ऑब्जर्व कर रहे हैं, माउथ भी है, एनल पे, मतलब ये तो एकदम बढ़िया एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है. ओके, एंड दिस एनल पोर इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्रॉक्ट. इसी को साइटो पाइप भी कहा जाता है, कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है. और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है भी कि साइटोस्टोम यानी माउथ भी हो और बाहर निकलने वाला एनल पोर भी हो. सिंगल सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ये सब कुछ है, पैरामीशियम है ना. बिल्कुल, मैंने कहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट पे मुझे ज़्यादा भरोसा है. एक बार ब्लैक एंड व्हाइट को अच्छे से चेक कर लेते हैं बढ़िया से. और हाँ, जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप फ्री हैं, मैसेज करिए, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा आपको. ओके,
तो फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बाकी तो मैक्सिमम चीज़ें आपने देख ली हैं। ये एंटीरियर पार्ट है आगे का, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में आप देख लीजिए दोनों तरफ बिल्कुल आपके जो क्या बोलते हैं वैक्यूल्स होंगे ये प्रेजेंट होंगे। नीचे वाला वैक्यूल में इसने सिस्टोल किया है यानी ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सिकुड़ गया। ऊपर वाला फूला हुआ है यानी अभी ये डायस्टोल की कंडीशन में है। और रेडियल कैनाल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इस फिनोमेना को, इसलिए मैंने कहा था कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे ज़्यादा भरोसा होता है। अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो जहाँ पे रेडियल कैनाल का डायस्टोल है, ठीक है, मतलब कि जैसे नीचे वाले में देख लीजिए, नीचे वाले में क्या है, ये रेडियल कैनाल्स में डायस्टोल हुआ है। तो यहाँ का जो क्या बोलते हैं वैक्यूल होगा, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा उसमें सिस्टोल होता है। और ऊपर एंटीरियर पार्ट में देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हो बड़ा सा वैक्यूल बना हुआ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डायस्टोल है, तो रेडियल कैनाल में इस समय यहाँ पे सिस्टोल हुआ होगा। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल की फिनोमेना बड़ी ही पर्टिकुलर है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। और पीजीटी वाले तो एकदम इसको रट लें भाई साहब, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल वाला जरूर इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दो न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, आप देख ही रहे हो, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियोलस हो सकते हैं और माइक्रो न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक और खास बात कि इनकी पूरी बॉडी पे आप देख रहे हो सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यही चलने फिरने और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक। ओके, अब इसकी एक और कॉम्प्लेक्स चीज की बात कर लें, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का बनने का तरीका, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि एंटीरियर एंड से ही, इफ यू कैन सी, कि एंटीरियर पार्ट से ही ये इस तरह से घूमा होता है ना। ये ओरल ग्रूव काफी ट्विस्टेड कंडीशन में होता है। और फाइनली ये यहाँ पे आके वेस्टिब्यूल, ये देख रहे हैं आप, वेस्टिब्यूल के पास ग्रूव और भी बड़ा हो जाता है और ये बक्कल कैविटी बनाता है। बक्कल कैविटी नीचे की ओर एक पतली सी कैनाल के थ्रू अंदर की ओर मूव करती है, वहां से फूड पार्टिकल के अगल बगल कवरिंग आ जाती है, जिससे कि वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो जगह कहलाती है साइटोस्टोम, और वो क्योंकि नेक लाइक होती है, गले के जैसा सिमिलैरिटी शो करता है, तो उसको साइटोफैरिंग्स, साइटो वर्ड यहाँ पे बार बार क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये सिंगल सेल है ना, सेल के अंदर गला है भाई। ये मतलब एक बहुत ही अविश्वसनीय एनिमल क्यूल होता है पैरामीशियम, ठीक है। तो साइटोस्टोम समझ में आ गया, वो पतला जगह जहां से फूड एंटर करता है। साइटोफैरिंग्स यानी वो एरिया, ठीक है, जहां पर्टिकुलरली फूड वैक्यूल्स बनने शुरू होते हैं। अब इन फूड जो होते हैं ना, ऐसे नहीं कि फूड वैक्यूल आ गया और बस डाइजेस्ट होगा वहीं से निकल जाएगा, ये एकदम साइक्लिक मैनर में रोटेट होता है और तब तक ये बहुत अच्छे से फाइनल डाइजेशन करता रहता है। उसको हम आगे देखेंगे अगले स्लाइड में, ठीक। फाइनली जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इसको बाहर निकलना होता है। तो बाहर निकलने के लिए भी यहाँ पे आपने देखा था एनल पोर, है ना, पिछली स्लाइड में एनल पोर, तो ये आपने देखा यहाँ पे साइटोपाइग। तो कई बार पूछा जाता है भाई साइटोपाइग कहाँ होता है, ऐसा कौन सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे साइटोपाइग होता है। अब तो साइटोपाइग अगर वर्ड है तो वो केवल पैरामीशियम में है, तो वो सिंगल सेल भी नहीं यूज होता है। सीधे सीधे पूछते हैं साइटोपाइग इज प्रेजेंट इन, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको ऑप्शन पता होना चाहिए और आंसर आप फटाक से दे देंगे, ठीक है। तो आपको इसकी मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई, गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी में आपने इसका सिस्टोल और डायस्टोल होना, जो इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं, उनका फंक्शन देख लिया। नॉर्मल फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे, और किस तरह से करेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और रेडियल कैनाल है वो किस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना। तो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को याद रखेंगे कहां पे कैसे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप सीलिया वहां पे देख रहे थे कि पूरी की पूरी बॉडी पे, ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी के सरफेस पे, इफ यू कैन ऑब्जर्व कि पेलिकल के जस्ट ऊपर, है ना, पेलिकल के जस्ट ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हो।
तो ये क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और पेलिकल के नीचे भी एक हार्ड प्रोटेक्टिव क्या बोलते हैं, एक लेयर होती है, एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। ध्यान रखना है, पेलिकल के नीचे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ट्राइकोसिस्ट, और पेलिकल के ऊपर जो लेयर है प्रोटेक्टिव तो होती ही है, मतलब प्रोटेक्शन तो करेगी, बट उससे ज़्यादा वो चलने फिरने में, लोकोमोशन में काम देते हैं, है ना। थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर देयर, और साथ ही साथ स्पेशल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। तो हम उसी सीलिया की बात कर रहे हैं जो सीलिया मदद करता है। द ए स्ट्रक्चर इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीलिया। आप देख पा रहे हैं कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सीलियरी शाफ्ट है ना, क्रैंकशाफ्ट्स, और फिर बीच में ये बेसल बॉडीज हैं। द फर्स्ट वन इज, दिस इज व्हाट, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी अंदर, जब इसके अंदर चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मैट्रिक्स और फाइब्रिल्स का एक नेटवर्क बना होता है। तो बीच में सेंट्रल फाइब्रिल्स आपको ये देखने को मिल रहे हैं, सेंट्रल फाइब्रिल्स, और बीच में जो इनकी स्पेस है वो मैट्रिक्स हो गई। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था, आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जब इसी को ट्रांसवर्स सेक्शन के फॉर्म में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, स्पेशली कहाँ पे, बी वाले में। देखिए बी स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर क्या है, मैं इसको जूम कर दूं बहुत अच्छे से और भी दिख जाएगा आपको। ओके, बी वाला सॉरी, बी वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बी वाला स्ट्रक्चर जब इसका ट्रांसफर सेक्शन सीलिया का कट किया गया तो ये देखते हैं क्या कि बिल्कुल यूकैरियोट का जो फ्लैजुला होता है वैसा ही तो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। आप काउंट कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 आउटर फाइब्रिल्स हैं, ठीक है, पेरिफेरल कह सकते हैं, तो पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं, और ये बीच में सेंट्रल शीट या सेंट्रल फाइब्रिल्स ये जो होता है यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है, और ये 9 आप जुड़े हुए हैं रेडियल स्पोक के थ्रू, या क्या होते हैं, सेंट्रल वाले से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने क्या बनाया, एक पूरा आपने देखा कि फ्लैजुला, यूकैरियोटिक फ्लैजुला का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर ये फॉलो कर रहे हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सीलिया उसी फ्लैजुला का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो छोटे छोटे हेयर के फॉर्म में आपको दिखता है, और इसलिए आप सिंपली यहाँ पे बाकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल नेचर बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होता है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अरेंजमेंट पूछा जाएगा अगर सीलिया का, पैरामीशियम में अगर सीलिया का अरेंजमेंट पूछा जाएगा तो 9+2 क्या होगा भाई साहब, 9+2 होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। और सी वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सी वाला, ट्विस्ट ऑफ 3 पेरिफेरल सब फाइब्रिल्स, तो ये एक्चुअल में कहाँ पे, ये भी ट्रांसफर सेक्शन है, बट ये वाला जो है ना यहाँ बेस वाले पार्ट पे देखा गया है नीचे की ओर, इसलिए ये इस तरह से कुछ दिख रहा है आपको। तो आई थिंक कि छोटा छोटा डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी वेरी क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, जहां भी दिक्कत हो मैसेज करते रहिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे रेगुलेशन है, बिल्कुल, अब मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, बट क्योंकि डिटेल्ड है, ABCD के फॉर्म में दे दिया कि कैसे अंदर वाटर आएगा, कैसे CO2 बाहर निकलेगा, है ना, वाटर के साथ ही डिसॉल्व ऑक्सीजन भी पहुंचते हैं, फिर हार्मफुल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अमोनिया। आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स, वो सभी एनिमल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के साथ ये पूछा जाता है, अमोनोटेलिक बता दो बेटा, यूरियोटेलिक बता दो बेटा, यूरिकोटेलिक बता दो बेटा, है ना। लेकिन आपको भी याद होना चाहिए, कभी कभी छोटी चीजें भी दिमाग से उतर जाती हैं। तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए जितने भी वाटर वाले एनिमल्स हैं वहाँ पे अमोनिया ही मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, आसानी से जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, पहला स्ट्रक्चर जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वाटर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही अंदर आता है और उसी के साथ डिसॉल्व ऑक्सीजन भी एंटर कर रहा है। अंदर प्रोसेस होने के बाद भाई O2 यूज हो जाएगा तो CO2 बनेगा, CO2 बनेगा तो ये CO2 क्या होगा, ये CO2 जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बना वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही बाहर हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया ना। ओके,
अब यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर की साइड में आपको वैक्यूल और रेडियल कैनाल्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। जहां भी दिक्कत हो प्लीज बता देना, है ना। तो वैक्यूल और रेडियल कैनाल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये वैक्यूल और रेडियल कैनाल्स आप देख पा रहे हो कि जब भी वैक्यूल में सिस्टोल होगा, रेडियल कैनाल जो उसके बगल है वहां डायस्टोल होगा ही होगा। ये इनकी एकदम स्पेशल क्वालिटी है, इसको तो याद ही कर लेना है आपको, है ना। तो यहाँ पे वैक्यूल सिस्टोल के फॉर्म में है, ठीक, इसीलिए रेडियल कैनाल्स कैसे हैं, डायस्टोल के फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। ये पेलिकल का कवर है और यहाँ पे अब वैक्यूल क्या है, डायस्टोल है। ये ध्यान रखेंगे, वैक्यूल क्या है, यहाँ पे डायस्टोल है। अगर वैक्यूल डायस्टोल होगा तो क्या होगा, रेडियल कैनाल्स के साथ क्या होगा, यस यस टेल मी, यस, उनका क्या होगा, सिस्टोल होगा। ये यही कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको याद रखना है। फिर डी वाले में भी बिल्कुल, जब क्या बोलते हैं वैक्यूल बर्स्ट होंगे तो इसमें से वाटर बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती रहती है। अब भाई पानी में ही रहना है तो पानी आता रहेगा तो इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट हैं, और ये मिल करके हार्मफुल मटेरियल्स को और वाटर को बाहर निकालते रहते हैं, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करके रखते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो याद हो ही गया होगा आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से वैसे ओरल ग्रूव के क्या बोलते हैं थ्रू आपके फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं। मेरे ख्याल से आपको दिख पा रहा होगा, ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। तो वाटर करंट्स के थ्रू ही ये इजीली एंटर कर पाते हैं, बट यहाँ पे फिल्टर भी हो जाता है ना। यहाँ रिजेक्शन होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपका काम का नहीं है उसको बाहर कर दो, बाकी जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको अंदर आने दीजिए। यानी जो पर्टिकुलरली फूड पार्टिकल है सिर्फ वही एंटर करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पे साइटोस्टोम, जो इसका नेक लाइक स्ट्रक्चर पतला सा होगा साइटोस्टोम पे बनेगा, वहां पे एक बाउंड्री बननी शुरू हो जाती है फूड के अगल बगल आता है। लेकिन फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल फिनोमेना होता है ना। तो क्या होता है भाई, डाइजेशन ही तो होता होगा ना, और क्या होता होगा। नॉर्मल तो यही प्रोसेस होती है, डाइजेशन होती है, हाँ डाइजेशन ही होती है, बट देखिए अब आपको समझ में आएगा कि डाइजेशन ही होती है लेकिन थोड़ी सी स्पेशल तरीके से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले फूड वैक्यूल बनना शुरू हो गया, है ना। इसके बाद ये वैक्यूल डिटैच होगा, इस पार्ट से बाहर निकलेगा, और साइक्लिक मैनर में, बिल्कुल साइक्लिक मैनर में इसका डाइजेशन होगा। तो ये जो साइक्लिक मैनर में मूवमेंट होता है, इस पूरे ड्यूरेशन में पैरामीशियम के अंदर क्या होता है कि डाइजेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, और फाइनली अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, ये देख रहे हैं अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, जो डाइजेस्ट हो गया उसका यूज होगा बॉडी में, है ना। और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो अब एक्सोसाइटोसिस वाली प्रोसेस के लिए रेडी है, और वो एक स्पेशल पॉइंट पे यहां पहुंचेंगे। देखिए यहां स्पेशल पॉइंट पे पहुंचेंगे, दिस स्पेशल पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, ये एनल पोजीशन कहलाता है, वो भी किसका, इस पर्टिकुलर सेल का। तो इसको साइटोपाइग वर्ड यूज किया जाता है। तो कई बार, मैं तो कितनी बार बता चुका हूं कि साइटोपाइग आपके कंपटीशन में पूछ ही लेता है कि साइटोपाइग कहां होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो प्रोसेस हो रही है साइक्लिक मैनर में फूड मूव कर रहा है, क्या भाई कहीं कोई दिक्कत है, यस मैं देख लेता हूं, नहीं मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक मैनर में मूव कर रही है, दिस स्पेशल फिनोमेना इज कॉल्ड साइक्लोसिस। तो फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइक्लोसिस की फिनोमेना कहाँ पाई जाती है, पैरामीशियम में। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब दिक्कत नहीं आ रही है और बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ गई। 2-3 क्वेश्चन तो आपने यहीं पे सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसको आप देख लेना। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन से खूब ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत 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 ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं रिप्रोडक्शन से, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन में नॉर्मली देखिए पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और ये बाइनरी फिजन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इनका बाइनरी फिजन
क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है बाकी की तरह, यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है। तो एक डिफरेंस है, स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ रहा है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फिनोमेना भी शो करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन बहुत ही फेमस इनका फिनोमेना है। इसके अलावा और भी 2-3 तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये करते हैं, हम बारी बारी देख लेते हैं सबको। चलिए शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप ये फॉलो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप देख सकते हैं कि ये मैक्रोन्यूक्लियस है। मैक्रोन्यूक्लियस का फंक्शन ऑलरेडी मैंने बताया कि ये रोल कहाँ करते हैं, ये इनका रोल है नॉर्मल बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें जो माइक्रोन्यूक्लियस है, खासकर स्पेशली हम माइक्रोन्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को यही ट्रांसफर करके ले जाता है ना। मैक्रोन्यूक्लियस भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। माइक्रोन्यूक्लियस देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, याद रखेंगे सीक्वेंस। मैंने सेल वाली बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं सेल डिवीजन की, जिसने भी ना देखी हो आई रिक्वेस्ट कि वो जरूर देख लीजिए, वो भी आपके काम की है ना। तो यहाँ पे एक अलग फिनोमेना होती है, नॉर्मल सेल साइकिल से ये अलग बिहेव करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोफेज में ही माइक्रोन्यूक्लियस पूरी तरह से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल सेल साइकिल में क्या होता है, मेटाफेज के बाद यानी एनाफेज जब शुरू होता है तब एनाफेज में वो टूटते हैं, अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे प्रोफेज में ही वो क्रियाकलाप पूर्ण हो जाता है। यानी separation of sister chromatids takes place at prophase in this particular case, in this paramecium, okay, and they separate at metaphase and at the end of to the 2 different parts, है ना। और टीलोफेज तक तो एकदम अलग हो जाते हैं, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। टीलोफेज तक तो ये पूरी तरह से बन जाते हैं अलग अलग, एकदम सेपरेट। ये समझ में आ रहा है ना। जब ये क्या बोलते हैं, मेटाफेज और एनाफेज में अलग हो जाते हैं, यहाँ बीच में ग्रूव बनना शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बाइनरी फिजन ऊपर से नीचे यानी लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अर्थ के पैरेलल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। वैसे ये कभी आया नहीं है, आएगा भी नहीं, छोटे बच्चों का कहानी है ये, ठीक है। जब 11th में पहली बार बच्चे आते तो उनको सिखाया जाता है बेटा ऐसे पढ़ लो। अब आप लोग तो गुरुजी बनने जा रहे हो, आप लोगों से नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया। हाँ, क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे यानी पैरामीशियम के केस में जो डिवीजन हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बाइनरी फिजन हो रहा था, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स किस फेज में सेपरेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप फंस सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में वो एनाफेज में होता है काम, बट यहाँ पे प्रोफेज में ही ऐसा हो जा रहा है। प्लीज नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, सिस्टर क्रोमेटिड प्रोफेज में ही सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। और फिर सेपरेट हो जाने के बाद ये 2 डॉटर पैरामीसिया बने और फिर ये दोनों अलग अलग ग्रो करेंगे और एकदम मैच्योर पैरामीसियम की तरफ फिर बाद में बिहेव करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया, और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो भी आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको व्यू देख लूं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। यस, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो ठीक है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम कॉर्डेटम का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल पैरामीशियम कॉर्डेटम ये बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो हम पैरामीशियम कॉर्डेटम भी मान सकते हैं और पैरामीशियम ही कह लीजिए, क्योंकि नॉर्मली कॉन्जुगेशन एक जैसा ही होता है। शुरू करते हैं कहानी को। यहाँ पे कुल 14 स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया गया है। कहीं कहीं स्लाइड में आपको 5 स्टेप में ही मिल जाएगा, कहीं कहीं 4 स्टेप में मिल जाएगा, बट मैंने कहा ना ब्लैक एंड व्हाइट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप को समझाने में बहुत आसानी हो जाती है और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है।